ये सब कुछ आपको बताना होगा? नहीं नहीं, सिंपल नोट्स में बताना होता है। भाई आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ना वहां पे लिखना पड़ता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो मैंने प्रोविजन में ये पढ़ा था, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको करने के लिए, हो गया? ठीक है। उसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए। ये टॉपिक चल रहा था, इसे खत्म करते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है। और अच्छा, ये कॉस्टिंग में तुम्हारा सिलेबस हो गया क्या? होने वाला है कब? 22 अगस्त? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अगले 2 या 4 दिन में होने वाला होगा। अच्छा, और उसमें क्या बोलते हैं, एफएम में? हाँ। बेटा ये गेट बंद कर देना। आ गए ना सब लोग, आ गए अंदर? सोनाक्षी, कल कहाँ थे आप लास्ट क्लास में? क्या? बेटा ठीक से बंद करो उसको। लेट मतलब? अरे भाई, अरे हो जाएगा यार। सही है भाई। जान के मजे ले रहा है? फिर हो नहीं रहा बंद। हाँ जी, बोलो दीदी, क्या बोल रहे थे आप? ठीक, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, लक्ष्मी नगर में ही रहते हो आप? अच्छा। ठीक है, लास्ट क्लास मंडे को होगी ना? अच्छा, संडे को ये लेट सोए होंगे। अच्छा। क्या? अच्छा, सोए नहीं हो आप संडे को? ठीक है, कहाँ गए थे? कहीं गए नहीं थे? अच्छा, पीजी में ही प्रोग्राम था? तो ओके। ठीक है बेटा सोनाक्षी, बढ़िया है। कहाँ से, वैसे आप आए कहाँ से हो? राजस्थान में कौन सी जगह? भिवाड़ी? अच्छा। ठीक है, वेरी गुड। तो पार्ट टाइम सीए करने आए हैं या फुल टाइम? अभी तक फुल टाइम ही है?
चलिए ठीक। हाँ, सीए एक्चुअल में फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से होता है। एक तो फुल टाइम, जैसे मैं कई बच्चों को देखता हूँ वो फुल टाइम सीए कर रहे हैं, कुछ बच्चे पार्ट टाइम सीए भी कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ द टाइम में वो सीए कर रहे हैं। क्या? नहीं बेटा, भूमिका, भगवान ने ना, ईश्वर ने हम सबको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही भेजा है, तो अगर उसे भी अपन पास कर देंगे ना, ये करती है, समझाओ इसको आप, क्योंकि मेरा समझाया हुआ तो इसको नहीं आएगा समझ में, आपका भी नहीं आया। ठीक है, तो फिर तो देखो दो, मतलब क्या ही होता है, वो मेरे दादाजी कहते थे कि कोई ज्यादा अपना हो उसे एक बार समझाओ, और ज्यादा क्लोज हो कोई तो दो बार समझाओ, बहुत क्लोज हो मतलब जिसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती उसे तीन बार समझाओ, मतलब जिसकी लाइफ से इम्पैक्ट पड़ता हो ना हमें, और चौथी बार उसको घुमाओ, ऐसे ना, उसको बोलो तो घूम एक बार, है ना, नहीं मतलब आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं कह रहा हूं, को ऐसे धक्का मारो उसको, मतलब है ना, कि तू भाग यहां से, ठीक है। तो नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू एक्चुअली, बट once the time will pass, so you'll one day get to know that what I actually mean it. अब that one day I don't know, मैं हूँगा नहीं हूँगा कहाँ हूँगा I don't know, but you will definitely get to know. यार एक मास्टर ना बावड़ा सा समझाता तो था कि भैया पढ़ लो, है ना, लाइफ में कुछ बनना है तो कुछ कर लो अभी, है ना। एक्चुअल में क्या है ना, हम सब कुछ करते हैं, बट जो हमारा मेन पर्पस होता है ना, मेन पर्पस वो नहीं कर रहे होते हैं। मेन पर्पस को हम बस कुछ बातों के भरोसे छोड़ देते हैं कि यार देख लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो, ठीक है। एनीवेज, तो लेट्स डिस्कस। आरव कौन है? आरव, आरव, आरव किसका नाम है? नहीं, यहां पे कोई नहीं है। ये फ्री में डाउट कौन ले रहा है फिर? हाँ, अरे बात नहीं रे। ओहो, अच्छा, ठीक है, चलो सुनो। तो क्लबिंग ऑफ इनकम, हमने माइनर चाइल्ड का क्लबिंग पढ़ लिया, सीख लिया। माइनर चाइल्ड की क्लबिंग में हमने कुछ मेजर बातें करी, बात नहीं अब। पहली जो बात हमने करी वो ये करी कि माइनर चाइल्ड का जो इनकम है उसके पेरेंट्स के एंड में क्लब होता है, एंड देयर आर सर्टेन केसेस जब माइनर चाइल्ड को माइनर चाइल्ड नहीं बोलते हैं, माइनर चाइल्ड नहीं होता है। तो वो केसेस कौन से हैं? या तो वो बच्चा स्मार्ट हो, और या फिर वो बच्चा दूसरे बच्चों से डिफरेंटली एबल्ड हो, है ना। तो उस केस में हम उसकी क्लबिंग करके नहीं चलते हैं। क्लबिंग के केस में हमें हमेशा ये देखना होता है कि मदर और फादर जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में क्लबिंग होता है, ये हमने पढ़ा। आफ्टर दैट हमने सीखा कि अगर बच्चे ने अपने मैनुअल लेबर से खून पसीने की कमाई से कुछ कमा लिया तो उसका क्लबिंग पेरेंट्स के एंड में नहीं करते हैं, बच्चा खुद उस पर टैक्स देता है। जब भी माइनर चाइल्ड का क्लबिंग पेरेंट्स के एंड में नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हम रिटर्न ऑफ इनकम पे गार्जियन के सिग्नेचर मांगते हैं, गवर्नमेंट कह रही है, और अगर वो जो इनकम उसने अर्न करी है वो इनकम उस कहीं इन्वेस्ट करके कुछ कमाया गया तो उसकी क्लबिंग होती है। मान लीजिए वो 10 लाख रुपए कमा के लाया, 10 लाख रुपए की क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि वो स्मार्ट चाइल्ड है। अब वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया गया, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो इनकम आएगी वो क्लब कर देंगे, ऐसा हमने पढ़ा। फिर मैंने कहा 1500 रुपीज का एग्जम्पशन दिया जाता है इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड,
और वो 1500 रुपये का एग्जाम्शन इज एक्चुअल में क्वांटम ऑफ एग्जाम्शन निकालते हुए ध्यान में रखना होता है 1500 इज द मैक्सिमम अमाउंट, फ्लैट एग्जाम्शन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए किसी का 900 रुपये ही इनकम क्लब हुआ है तो उसका एग्जाम्शन 900 तक ही सीमित रहेगा, ऐसी बात हमने यहाँ पे करी थी। डन। आफ्टर दैट हमने ऐसा कहा था कि अगर पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हैं तो जिसकी कस्टडी में बच्चा है उसकी इनकम में क्लब होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है टूल नंबर 1, दैट इज स्पाउस। कौन आता है? स्पाउस की बात हम यहाँ पे करते हैं। व्हेनेवर वी से कि भाई स्पाउस के केस में जो इनकम टैक्स लॉ है वो कैसे बनाया गया, वो देखिएगा एक बार। तो बात को थोड़ा लिंक करते हैं, पुरानी चीजों से लिंक करते हैं बात को थोड़ा सा। हमने अभी लेटेस्ट में एक चैप्टर पढ़ा था 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट की बात हमारे बीच में हुई थी। गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी में हमने ऐसे पढ़ा था कि एक ट्रांसफरर होता है और एक ट्रांसफरी होता है। ट्रांसफरर ट्रांसफरी को अगर कोई अमाउंट ऑफ मनी यानी कि सम ऑफ मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है। गिफ्ट मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन कोई गिफ्ट जाता है, तो उस केस में 56(2)(10) बेनिफिशियरी पे लग जाता है। लेकिन गिफ्ट कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता था, उसमें एक केस था रिलेटिव, रिश्तेदार। तो अगर हमें हमारे किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम उसको एक्चुअल में क्या नहीं करते, 56(2)(10) में टैक्स नहीं करते। इनकम टैक्स में टैक्स नहीं होगा या वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स में इग्नोर कर दिया जाएगा। इतना सीरियसली क्यों सुन रहे हो, क्या हो गया है? चिल रहो ना यार सब, मतलब हाँ नहीं, मैं पता है क्या होता है, तुम लोग ऐसे सीरियस से होकर सुनते हो ना, मैं घबरा जाता हूँ कि इतना सीरियसली क्यों सुन रहे हैं। हाँ अरे भाई मतलब डर लगने लगता है यार। हाँ तो तुम्हारा कोई भरोसा है क्या? क्या क्या कह रहा है ये, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था इसको? हाँ चल, तो ये तो ऑलरेडी चिल रहता है, घर जाके आधा घंटा गिटार बजाता है, वीडियो बनाता है, ये चिल रहता है। हाँ ये तो चिल रहता है एकदम, एकदम चिल रहता है ये। चलो ठीक है। तो हाँ नहीं मतलब शॉर्टकट्स है ना लाइफ में कुछ, जैसे गिटार हो गया, जिम हो गया, ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं आदमी को जल्दी। हाँ, अपन भी करते थे जब तुम्हारी एज में थे। क्या बेटा? फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या? नहीं नहीं, मैंने भी सीखा था ना, गिटार बजाना सीखा था ना मैंने यार। अब तो बहुत बहुत साल हो गए, घर पे टंगा हुआ है वो ऐसे ही। एक दिन सुजीत सर के घर गया था तो उनकी दीवार पे भी टंगा हुआ था, उठा के मैंने कोशिश करी थोड़ी, मतलब रिदम से नहीं हो पाया। बहुत साल हो गए यार, मतलब 2015 के बाद तो कहाँ, 15 के बाद तो जीवन में बच्चे आ गए। वो एक डॉक्टर है हमारी, वो कहती मेरे को, कहती आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा होंगे 1000-1200। कहती हैं? मैंने कहा हाँ। नहीं, चलो, अरे सुनो इधर, अरे सुनो, चुप चुप हो जाओ। तो ठीक है, ये तो चिल रहता है भाई। तो मैं ये कह रहा था आपको कि एक ट्रांसफरर होता है और एक होता है ट्रांसफरी। कौन होता है? ट्रांसफरी। ये इसको देखो जरा एक बार, ये यहां से यहां कुछ गया और अगर ये विदाउट कंसिडरेशन गया, ध्यान देना इस बात पे, अगर ये यहां से यहां गया और विदाउट कंसिडरेशन गया, तो विदाउट कंसिडरेशन में इसके पीछे पड़ जाया करते थे हम इस सेक्शन में, याद है? लेकिन ये सेक्शन लगा ही नहीं करता था अगर ये वाला केस हुआ करता था तो, है ना? क्लबिंग में असलियत में ना तो हम डेथ का बात कर रहे हैं, ना ही विल का बात कर रहे हैं, ना मैरिज का बात कर रहे हैं। सो हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वाला केस। तो बच्चे को लगता था यार ये बड़ा जबरदस्त लूप होल आ गया है, तो सर इट्स अ लूप होल। इट इज नॉट अ लूप होल एक्चुअली। रिलेटिव्स जो हैं
उसमें दो तरह के रिलेटिव होते हैं, एक क्लोज रिलेटिव होते हैं इनकम टैक्स की नजर में, और एक थोड़े दूर के होते हैं। क्लोज वो जो घर में रहते हैं, है ना। तो घर में जैसे एक हायरार्की होती है, एक ससुर जी होते हैं, एक सास होती है ना, उनका एक बेटा होता है, बेटे की घरवाली होती है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना। और फिर ऐसे इधर बच्चे होते हैं, ये एक हायरार्की होती है, नॉर्मल घरों में ये हायरार्की होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग और ये लोग आपस में रिलेटिव है, ये क्लोज रिलेटिव है। अब कोई भी चीज यहां से यहां और यहां से यहां आ सकती है, क्योंकि घर की बात घर में है, घर की बात तो घर में है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सुनिएगा। विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी को कुछ दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है यार, यहां तो दो बातें हैं, या तो यहां पे एसेट दे रहा है, और या यहां पे क्या दे रहा है, इनकम दे रहा है। भाई दो ही बातें हैं ना दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर इनकम दे रहा है तो आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट देयर इज अ अनकंडीशनल क्लबिंग। कैसा क्लबिंग है? अनकंडीशनल क्लबिंग है, किसी प्रकार का कंडीशन चेक नहीं होगा, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, क्लबिंग करेंगे, सीधे क्लबिंग होगा, कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर एसेट की बात हो रही है, ट्रांसफरर ट्रांसफरी को एसेट दे रहा है, तो अब सवाल आया था कि एसेट दे रहे हैं तो रेवोकेबल है या इररेवोकेबल है। रेवोकेबल है क्लबिंग होगा, इररेवोकेबल है तो क्लबिंग। इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैटर क्या है सुनिएगा, मैटर है इनकम फ्रॉम द एसेट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनकम। किसकी इनकम? ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन। भाइयों यहां स्पाउस का ही नाम क्यों लिखा गया है? अच्छा, स्पाउस को अगर हम समझते हैं तो ईदर वे, हस्बैंड के केस में वाइफ को स्पाउस कहा जाता है, और वाइफ के केस में हस्बैंड को स्पाउस कहा जाता है। तो यहां पे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और ये दोनों इन द आई ऑफ लॉ क्या है, एक रिलेशन में है, एंड दैट रिलेशन इज स्पाउस वाली बात जब हम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर हमें थोड़ी सी दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां पे, इसको थोड़ा इमेजिन करके पढ़ना बात को। नहीं, इमेजिन करके पढ़ना मतलब ज्यादा इमेजिन मत कर लेना, हाँ मतलब ज्यादा नहीं इमेजिन करना है, मतलब सिंपल इमेजिन करना है, और खुद को इमेजिन नहीं करना है कुलदीप, ठीक है। हाँ, पता चले ये कुलदीप खुद को इमेजिन करके बैठ जाए यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ इमेजिनेशन जो लेना है ना, वो ऐसे एक्स पर्सन का ले लेना है, जैसे मलिक सर का ले लेना, ठीक है। तो उनका ऐसे ले लेना आप। क्या मलिक सर के? एक दिन पूछ रहा था मैं उनसे, मैंने कहा यार सर, कहते हाँ, और मैंने कहा यार ये, कहते यार आप ना सर जी बहुत मजाक करते हो मेरे से। मैंने कहा मजाक की बात नहीं है, मतलब आपका तो यार मैंने कहा चलता है ना। देखो इधर देखो, इधर आओ आप जरा, यहाँ पे मैटर है, यहाँ पे जो ट्रांसफरर है ना, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला है। ये आवाज इसमें से आ रही है क्या? है, इसको रोक दो ना, ये वाला जो ये फ्लैप जो चल रही है इसकी से रुकवा दो, वो होगा एसी का रिमोट होगा। तो जी यहाँ पे ट्रांसफरर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफरी को एसेट। पहली चीज तो ये क्लियर कर देते हैं कि ये एसेट जो है ना, ये कोई भी एसेट हो सकता है, लेकिन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का इनडायरेक्ट क्लबिंग ऑलरेडी हो चुका है, सेक्शन 27 में ऑलरेडी हो चुका है। सर कैसे? सेक्शन 27 एक सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में, जिसका हेडिंग है डीम्ड ऑनर। क्या हेडिंग है? डीम्ड ऑनर।
तो जो ये डीम्ड ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है, इसमें सेक्शन 27 में ऐसा लिखा है कि अगर मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन भी लिख सकते थे, लेकिन एडिक्वेट लिखा गया, इसके पीछे भी कोर्ट का एक अपना डिसीजन था, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, मैं बताता लेकिन आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए, वहां पे वर्ड लिखा गया एडिक्वेट, ठीक है। तो कंसिडरेशन में बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट, तो एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और हमने कहा विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो आज से उन्होंने मालिक किसको बना दिया इस प्रॉपर्टी का, मिसेस एक्स को बना दिया, तो आज से इस प्रॉपर्टी का रेंट किसके पास जाएगा, मिसेस एक्स के पास जाएगा, और मिस्टर एक्स का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना रहेगा नहीं, बोलो रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बट प्रैक्टिकली ये है किसके नाम पे, एक्स के नाम पे, तो हो क्या रहा था यहाँ पे, सेक्शन 27 हमें ये कहता था कि भाई अगर ऐसी कोई स्थिति बन गई जहां पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हैं और ये हाउस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ है वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ है, तो ऐसे केस में ये रेंटल इनकम मिस्टर एक्स के हैंड में ही टैक्स किया जाएगा, मिस्टर एक्स को उसका क्या माना जाएगा, डीम्ड ऑनर माना जाएगा और एक्स के हैंड में ही उसको टैक्स किया जाएगा, ऐसा हमें 27 में लिखा गया है। अब सवाल आता है कि अगर यहां पे हम एसेट के ट्रांसफर की बात करेंगे और हाउस प्रॉपर्टी को यहां से बाहर नहीं करेंगे, तो क्या ये डबल डबल बात एक जगह पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। देखो अल्टीमेटली पकड़ तो हम ट्रांसफरर को ही रहे हैं, लेकिन जो बात ऑलरेडी कवर हो चुकी है उसको यहां कवर नहीं करेंगे, तो इसलिए यहां पे एसेट में से हाउस प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेक्शन 27 में कवर हो चुकी है। अब कोई और एसेट की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसफरर ट्रांसफरी को एक एफडी गिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब, एक एफडी दे रहे हैं, ये मैं हटा दूं क्या यहां से, 27 का रोल खत्म कर दूं, क्योंकि 27 तो मतलब अब जरूरत नहीं है ना 27 की, तो हमें ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं यहां पे कि भाई ये जो ट्रांसफरी है ना हमारे, कौन है, जो हमारे ट्रांसफरी हैं, ट्रांसफरी, इनके केस में ऐसा होगा कि हमारा जो एसेट निकल के आएगा वो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम शेयर्स ले लेते हैं, डिबेंचर्स भी ले सकते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स भी ले सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी ले सकते हैं, है ना, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, कोई इनकम जनरेटिंग एसेट का नाम बताओ, कोई इनकम जनरेटिंग एसेट हो जिससे इनकम जनरेट होती हो, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, हाउस प्रॉपर्टी हो नहीं सकती, और क्या हो सकता है, हाँ ठीक है वो तो डिबेंचर्स में ही आ गए ना, और क्या हो गया, तो है ना, बट लिमिटेड सा ही है ना गेम, लंबा चौड़ा खेल तो है नहीं, ठीक है। तो कोई और एसेट में हाउस प्रॉपर्टी के अलावा हम ज्वेलरी भी ले सकते हैं, अब ज्वेलरी कैसी इनकम जनरेट करेगी, उसे अगर मान लीजिए ट्रांसफरी ने आगे बेच दिया तो कैपिटल गेन जनरेट कर सकती है हमारे लिए, कुल मिला के कोई भी इनकम जनरेटिंग एसेट यहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है। नाउ यू विल से सर कोई घड़ी बेचती, घड़ी दे दी तो, अरे घड़ी कौन सी इनकम जनरेट करके देगी यार आपको, ये कोई इनकम जनरेट थोड़ी करके देगी, हम यहाँ एसेट वो ले रहे हैं जो इनकम जनरेटिंग होगा। अब यहां से एसेट यहां गया और एसेट कौन सा था, इनकम जनरेटिंग एसेट था अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो उस एसेट से आने वाली इनकम, उस एसेट से आने वाली इनकम कैसी होगी, बोलो, उस एसेट से आने वाली इनकम, पहले तो मुझे बताओ वो इनकम जाएगी किसके पास, ट्रांसफरी के पास। अब सोचो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे इररेवोकेबल ट्रांसफर कर दिया, कैसे ट्रांसफर कर दिया, इररेवोकेबल ट्रांसफर कर दिया,
दैट ट्रांसफर कैन नॉट बी रिवॉक बैक। बात तो घर में ही रह गई है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना। तो अब इस पे क्लबिंग हो गई। देखो अब यहां पे आप रिवॉकेबल इरिवॉकेबल की बात नहीं करोगे, आप सिंपली चेक करोगे अगर कोई इनकम आई है उस एसेट से जो ट्रांसफर किया गया था स्पाउस को, तो वो इनकम को क्लब करा जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ऐसा कहता है लॉ। क्योंकि इस पे देखो 56(2)(10) वैसे ही नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, ट्रांसफरी इस पे टैक्स देगा नहीं भाई। 56(2)(10) में तो ट्रांसफरी टैक्स नहीं देगा ना। ट्रांसफरर ने उसको देके अपने गले में से फांस काट दी। तो अब लॉ मेकर्स ने इसको कैसे सॉर्ट आउट किया कि अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर करते हो ना विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू द स्पाउस, तो आपको रोका जा रहा है कि आप अपने स्पाउस को किसी तरीके का एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, मना किया जा रहा है। तो मैं तो कई बार तुम्हारी भाभी को कन्विंस करता हूं ऐसे कि देख मैं तेरे को कोई एसेट वैसेट ऐसे कुछ महंगा आइटम दे नहीं सकता, इनकम जनरेटिंग एसेट, कारण है उसमें लॉ में मेंशन्ड है, मैं नहीं दे सकता। वो उससे कोई इनकम तेरे को आएगा तो वो इनकम मेरे ही इनकम में जोड़ा जाएगा, राइट? तो भाई मैं दे नहीं सकता आपको इस तरह की कोई चीज। तो डायरेक्ट तो एसेट देने से रोका ही जा रहा है, हाँ या ना? ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्लबिंग करना कैसे है। तो देखो फर्स्ट केस आप रीड करिएगा। पहला मैटर है कि भाई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का सिचुएशन है, प्रोविजन विच इज रेलेवेंट। आइए पढ़िए मेरे साथ। वेयर एनी पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ये बात हो गई ऑलरेडी। और ये हाउस प्रॉपर्टी की जो बातचीत है ये मैं ऑलरेडी आपको सेक्शन 27 में भाई अभी अभी मैंने जिक्र किया, 27 में मेंशन्ड है। आगे चलिए। टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और फॉर inadequate consideration, income from such asset shall be clubbed in the income of such person। और वो पर्सन कौन होंगे? इन द मैनर गिवन बिलो। केस 1, ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि ये ट्रांसफर हुआ है विद जीरो कंसिडरेशन। भाई आपने एसेट दे दिया और वापसी में कुछ नहीं लिया, तो इसे हम प्योर गिफ्ट का नाम दिया करते थे। किसका नाम दिया करते थे? प्योर गिफ्ट। प्योर गिफ्ट में होता क्या था? प्योर गिफ्ट में पूरी तरह से आपके पास ट्रांसफरर के पास कुछ नहीं आता। आता है क्या कुछ? तो ट्रांसफरर के पास तो कुछ आता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में हम ट्रांसफरी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। साहब ट्रांसफरी को आप पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे 56(2)(10) लगता ही नहीं है। पहली बात तो हम 56(2)(10) का जिक्र कर नहीं रहे हैं क्योंकि 56(2)(10) में तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाती है। याद करो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर करके निकाल लिया जाता है सिस्टम। हम यहाँ पे क्लबिंग ऑफ एसेट थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ पे उस एसेट से आने वाली इनकम की क्लबिंग करने की बात कर रहे हैं। तो देखो हमने मेंशन भी किया है कि भाई उस पर्टिकुलर एसेट से आने वाली इनकम का क्लबिंग होगा। देखो हाईलाइट किया मैंने, इनकम क्लब होगी, एसेट कभी भी क्लब नहीं होता, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को 5 लाख के शेयर्स दिए तो 5 लाख के शेयर क्लब नहीं हो सकते। तो क्लब किसको करेंगे? उनसे आने वाली इनकम को। तो शेयर से आने वाली इनकम होती है डिविडेंड। आ जाओ। द एंटायर इनकम फ्रॉम द एसेट शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। मिस्टर ए ट्रांसफर्ड एफडी टू हिज वाइफ Mrs. A without consideration. There is an interest income of rupees 15,000 from such FD. The interest income shall be clubbed with the income of Mr. तो Mr. A को वो इनकम जो है वो हम क्या करेंगे? क्लब करेंगे। 15,000 रुपए का इनकम क्लब कर देंगे सीधे सीधे उठा के। केस 2, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मान लीजिए एसेट का वैल्यू था 20 लाख, एग्जाम्पल से पढ़ना। एसेट का वैल्यू कितना था? 20 लाख। सामने वाली पार्टी से हमने रिकवर कर लिया कितना? 15 लाख। भाई 15 लाख रुपए की रिकवरी कर ली ना, हाँ या ना? 15 लाख का रिकवरी हमने कर लिया। देखो बोर्ड पे देखो, हमने कहा भाई 20 लाख का एसेट है, हस्बैंड ने वाइफ से कितना ले लिया?
15 लाख ले लिया, उससे 4 लाख की कमाई हो गई। कितने की कमाई हो गई? 4 लाख रुपए की उससे कमाई हो गई। तो मैटर को समझना, एसेट का जो एसेट ट्रांसफर हुआ, देखो यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड एन एसेट ऑफ रुपीज 20 लाख, 20 लाख का एसेट था और उधर से 15 लाख रुपए मिल गए, तो शॉर्टफॉल कितना आया? 5 लाख का शॉर्टफॉल आया। उस पूरे के पूरे एसेट से 4 लाख का इनकम जनरेट हुआ। तो सवाल आता है कि क्लबिंग कितना होगा, कितना क्लबिंग होगा? तो ये 5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है भाई? परसेंटेज निकालो, कितना परसेंट है? 25%। मैं इसे 1/4 भी बोल सकता हूं क्या? अगर मैं इसका 1/4 कर देता हूं तो 1 लाख निकल के आएगा बाहर। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे फुल्ली क्लब नहीं किया, पार्शियल क्लबिंग करी। पार्शियल क्लबिंग करी तो पार्शियल क्लबिंग में मैंने 25% ऑफ 4 लाख रुपए, जो उधर शॉर्ट दिखाई दे रहा था, मैंने सिर्फ उसको क्लब किया। बताओ बात आई कि नहीं आई समझ में? आपको आ गई क्या? जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। आ गई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया कैसे होगा क्लबिंग? ओनली दैट पोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम द एसेट शैल बी क्लब्ड which relates to the amount of inadequate consideration. There is an income of 4 lakh from such asset. The amount of income that shall be clubbed with the income of Mr. A shall be rupees 1 lakh. Acha, note 1. Where a person transfer any house property for inadequate consideration, so section 27 would apply, and income from such house property shall be taxable in the hands of the clubbing. Provision would not apply where any person has given a loan to his or her spouse. ये आज भी लूपहोल बना हुआ है, आज भी क्या बना हुआ है? लूपहोल ही बना हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, शादी होने के बाद मैंने मेरी वाइफ को 2 लाख रुपए का लोन दिया था। कितने का? 2 लाख का लोन दिया था। उसने कहा था लौटा देंगे हम, ब्याज बता दो कितना लोगे। मैंने कहा नहीं ब्याज तो नहीं लेंगे आपसे, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे ब्याज। क्या लगता है आ गया होगा वो पैसा? आ गया होगा क्या? नहीं आया है, एक्चुअल में वो पैसा नहीं आया है, उल्टा मेरे ऊपर उनका 4 लाख का लोन चढ़ा हुआ है। मतलब अभी हिसाब होता है ना, जब भी कभी बैठता हूँ ना मैंने कहा यार वो पैसे तूने दिए नहीं मेरे। तो वो कहती है कि वो तो ठीक है, मतलब आपको ही मतलब 4 लाख रुपए देने हैं। मतलब मेरे को उल्टा 2 लाख का लोन दे रखा है मैंने। देखो आप ये मत समझना कि वाह यार लूपोल निकला है, अरे लूपोल नहीं निकला है। हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड, वाइफ ना तो हस्बैंड को कभी लोन देती है, उसे पता है पैसा मिलेगा नहीं, और ना ही हस्बैंड कभी वाइफ को लोन देते हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ये पता है। तुम ये मत समझना कि ये बात सरकार को नहीं पता थी, घर घर की बात है, गवर्नमेंट को पता है। लॉ बनाने वाले भी तो इंसान ही है ना, तो वो कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन से गुजरे होंगे कि नहीं गुजरे होंगे। अब आप ये बोलो कि सर पेपर में आएगा क्या? अरे पेपर में नहीं आएगा, जीवन की सच्चाई है ये, पेपर में थोड़ी आएगी। देखे देखो लोन, देखो जीवन में क्या होता है, भाई के ऊपर बहन का लोन हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। भाई है ना भाई, तो उसके ऊपर बहन का लोन रहता है हमेशा। वो याद करा देगी कि वो 7वीं क्लास में थे हम, तो तब तूने मेरे से वो पैसे लिए थे, वो उसको याद रहता है। बात समझ आई? और वाइफ का लोन हमेशा किस पे रहता है? हस्बैंड पे रहता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ ये रहता है प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, अभी रिलेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रिलेट करने लायक बनो पहले, तो फिर रिलेट कर पाओगे। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ये एसी बंद कर रखे हैं क्या? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं ऐसे ना, तो एसी चलाओ ठीक से, उसको चलाओ। नहीं मेरे को लग ही नहीं रहा तुम एसी, एक बार अनुज जी को बुलाना बेटा बाहर से, अनुज जी को बुलाना बाहर से। ये चल ही नहीं रहे,
एक बार चेक कर लो आप, मेरे हिसाब से तो चल नहीं रहे हैं। चल रहे हैं? अभी चलाया वो तो इन्होंने। उसको आप ऐसा करो, चला के ना उसको नीचे रोक दो, रिमोट लो इनसे। नहीं बंद नहीं करना, ना 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 ना। सुनो भाई रे, हो गया? आप अपने साथ ही ले जाओ इसको। अरे ये बदमाशी करते हैं, ये अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे बोर्ड पे देखो एक बार, बात नहीं। अच्छा सुनो, इसको देखो एक बार, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। क्लबिंग प्रोविजन वुड अप्लाई सिर्फ when relationship between husband and wife exist। क्लबिंग प्रोविजन तभी अप्लाई हो सकते हैं ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट जब ट्रांसफर हुआ हो उस डेट पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, और जिस दिन इनकम आई है उस डेट पे भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए एंगेजमेंट हो गई है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एंगेजमेंट से एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि जब तक हाँ 7 फेरे नहीं लग जाते तब तक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिकली केस ये है कि दो बातें यहां पे हो रही हैं। एक है जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुआ है वो, अरे बस सुन लो, जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुआ है वो दिन, और जिस दिन इनकम आई है वो दिन, ये दोनों डेट्स जो है ना, ये दोनों डेट्स पे क्या हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशन एग्जिस्ट करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां से समझो, मिस्टर ए गिफ्ट एन एसेट टू हिज वुड बी वाइफ मिस बी ऑन 1st January 2025। both of them got married on 1st Feb 2025, and income of rupees 5,000 got accrued from the asset transferred by Mr. A on 1st March 2025। इस केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब इनकम आई है 1 मार्च को, उस दिन तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन था, लेकिन जिस दिन एसेट को ट्रांसफर किया गया यानी कि 1 जनवरी को, उस दिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था। यानी कि यहां नहीं था, यहां है, बट हमें यहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए, दोनों तरफ चाहिए। तो इस सिचुएशन में ही क्लबिंग एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट केस। आपको चेक करना होगा कि अक्रूवल ऑफ इनकम और एसेट ट्रांसफर की डेट पे ये एग्जिस्ट करता हो। क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे कुछ केसेस के अंदर। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते ही नहीं है। पहला केस है, क्लबिंग प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई वेयर एन एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू हिज वाइफ और स्पाउस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। क्या मतलब हुआ? डाइवोर्स। मान लीजिए दोनों साथ नहीं रहना चाहते, तो प्रभु अब एक आदमी है, उसको कुछ एसेट ट्रांसफर करने पड़े, जैसे हार्दिक पांड्या, नहीं तो अप्रोक्सीमेट 60 करोड़ के आसपास का एलिमनी दिया उसने, 60 करोड़ के आसपास का एलिमनी दिया, जिसमें एक
12 करोड़ का फ्लैट है और कुछ अदर एसेट्स भी हैं और कुछ पैसा भी है, कुछ मनी भी है, ऐसे गया है पैसा। सुनो प्लीज, बात नहीं। तो ये जो 60 करोड़ का इसने एलिमनी दिया है, इसमें जो ये एसेट ट्रांसफर हुआ है, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग दिस एसेट। तो ये एसेट मान लो मैडम ने रेंट पे लगा दिया और इससे उन्होंने एक साल में फॉर एग्जांपल 50 लाख का रेंट कमाया। तो ये जो इनकम जनरेट हुई ये पांड्या के गले में नहीं पड़ेगी, समझ गए? तो ये इनकम से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो कह रहा है भाई मैंने एसेट छोड़ दिया और अब बात खत्म हो गई, मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में क्लबिंग होना भी नहीं बनता है। और आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, लॉ मेकर्स ने इस बात को बहुत सोच समझ के यहाँ पे डाला है कि यार कोई भी हस्बैंड वाइफ क्लबिंग का टैक्स या क्लबिंग को बचाने के लिए डाइवोर्स नहीं लेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, अब आपने एक बात तो सुनी ही होगी, एक बार अगर फसाद गले से निकल गई ना तो फिर तो क्लबिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विमेन्स ये जानते हैं कि अगर हमने इसको तलाक दे दिया और ये निकल लिया यहां से तो कोई भरोसा नहीं है इसका फिर। तो इसलिए वो कभी भी, अब आप ऐसे सोचो कि एक बंदा ये कह रहा है अपनी वाइफ को कि भाई ऐसा करते हैं, क्लबिंग बचाने के चक्कर में डाइवोर्स साइन कर लेते हैं, तो भरोसा नहीं करेगी इस बात पे। वो कहेगी अच्छा मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो, मैं मानूंगी नहीं इस बात को। एक्चुअली वाइफ साथ ही नहीं देगी ना ऐसी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह के लूपहोल्स निकालते हैं कि सर मान लो एक्स और मिसेज एक्स दोनों के दोनों ऐसा कुछ एक एडजस्टमेंट बना लें कि भाई चलो दुनिया को दिखाने के लिए हम क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वैसे हम एक हैं। तो भाई वो ठीक है, वो ये तो मान लेगा, वो ये तो कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं मानेगी। भाई साहब एक बार निकल गया ना तो बड़ा इशू आ जाएगा इस बात पे। तो ऐसे नहीं होता है बेटा, समझ गए? तो ये यहाँ पे जो फैक्टर यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है ना कि डाइवोर्स का मैटर है, तो दे वांट टू लिव अपार्ट, और उस केस में अगर एक को दूसरे को कुछ देना पड़ा है तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम क्लबिंग नहीं करेंगे। क्लबिंग प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई वेयर एन एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय अ टू हिज और हर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। 20 का माल था और 20 में चला गया, 4 लाख का इनकम आया, कोई भी क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। 20 लाख का एसेट दिया, 20 लाख रुपए ट्रांसफर लिए, तो उस केस में तो देखो ट्रांजैक्शन तो दो लोगों के बीच में हो ही सकता है ना, तो ठीक है, उसमें भी कोई क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। एक केस और है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट केस, ये इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम के लिए। सुनिएगा यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे एसेट जो है ना वो इन्वेस्ट कर दिया किसने, किसमें, बिजनेस में, हाँ है ना। एसेट इन्वेस्टेड बाय स्पाउस इन बिजनेस इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज टू बी क्लब्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हस्बैंड ने अपने वाइफ को एक एफडी दी 10 लाख की, 10 लाख की एफडी दी, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एफडी लेते ही इस एफडी को तोड़ के और बिजनेस में लगा दिया। क्या बिजनेस सर? इन्होंने खोल लिया पार्लर, और उन्होंने ये पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया यहां पे। अब जैसे ही ये पैसा इन्वेस्ट हुआ तो इस पार्लर से कोई ना कोई इनकम निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। वो इनकम पीजीबीपी की इनकम होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना। लॉ कह रहा है कि वो जो इनकम यहां से निकलेगी ना वो यहां पे क्लब हो जाएगी ऊपर, इसके एंड में क्लब कर देना उसको, वो ऐसे बोल रहा है। लेकिन इसमें दो केसेस हैं। पहला, अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि जो पार्लर ओपन किया वो प्रोप्राइटरी बिजनेस में ओपन किया था, तो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? इनकम कैलकुलेट होगी बिजनेस की जितनी भी टोटल इनकम है। मान लीजिए बिजनेस की टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, भाई प्रॉफिट कितने लाख का हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अमाउंट जो ट्रांसफरी ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी थी
1 अप्रैल 2024 को भाई उसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा ना, तो 1 अप्रैल 2024 को उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी थी वो इन्वेस्ट करी थी, मान लीजिए 25 लाख रुपए। कितना इन्वेस्ट किया था? 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। 25 लाख रुपए में 10 लाख रुपए का शेयर किसका था? अरे बोलो, 10 लाख रुपए का शेयर किसका था? मिस्टर एक्स का था, एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहां ऊपर हम लोग लिखेंगे 10 लाख रुपए। क्या लिखेंगे? और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी थी? तो भैया ये 10 लाख इंटू 10 अपॉन में 25 निकाल के देना साहब। कैसे आएगा? कितना आएगा? 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख रुपए क्लब हो जाएगा किसके एंड में? शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर। पहले मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है सिस्टम, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा आपके? आराम से पहले दिमाग में सेट कर लो बात को एक बार आराम से। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का मतलब 1 अप्रैल होता है, ठीक है? और ये कब देखना है आपको? फॉर बिजनेस विच इज न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द ईयर। आया ना? अरे बोलो, एग्जिस्टिंग बिजनेस का मैटर है तो फर्स्ट डे देख लेना, और न्यूली बिजनेस मान लीजिए 1 अप्रैल को बिजनेस सेटअप नहीं हुआ, 30 जून को हुआ, तो 30 जून जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन का डेट ले लीजिएगा। सर क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, पार्लर ऑलरेडी होगा, या पार्लर नया बनाया गया होगा। ऑलरेडी होगा तो 1 अप्रैल ले लेना, नया बनाया होगा तो जिस दिन से नया बनाया होगा वो डेट ले लेना, ठीक है? डन। एग्जाम्पल पढ़ लो फटाफट से। 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, रीड आउट करो दोनों को। ये दोनों आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, रीड कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। जी ठीक है। डाइवोर्स तक जो इनकम आएगी वो क्लब होगी, उसके बाद नहीं होगी। देखो मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूं। इंडिया में शादी करना बहुत आसान है, डाइवोर्स लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतना आसान नहीं है, और वो एक कड़ी यातना है जिससे इंसान को गुजरना पड़ता है। अब इससे आप सोशली भी कुछ बातें समझना, ठीक है? प्रोफेशनली तो हम समझा ही रहे हैं, लेकिन सोशली भी कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। शादी करना इज अ इजी डिसीजन फॉर एनीवन। वन ऑफ माय फ्रेंड, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, आईआईटीएन है, अच्छा पैसा कमाता है, शादी करी बेंगलोर में, लव मैरिज किया, वहीं पे कोई ऑफिस में लड़की थी। फिर 1 महीने बाद आटे दाल चावल के भाव समझ में आ गए, मेरे पास कॉल आई। तो मतलब ये टैक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, बट पैरेलली मैं एक एडवोकेट भी हूँ। तो उसका कॉल आया मेरे को, उसने बोला भाई जान बचा ले मेरी, मैं नहीं तो सुसाइड कर लूंगा। क्या हुआ? जिंदगी नरक हो गई है। नहीं तो मैंने उसको एक शेर सुनाया, कहता यार तू मजे ले रहा है। मैंने कहा मजे नहीं ले रहा हूं भाई, हाँ हाँ, जीवन की सच्चाई है ये, है नहीं? ऐसे क्रक्स बता देता हूँ। मैंने उसको बोला जिससे प्यार करो उससे शादी मत करो कभी भी। नहीं मतलब पूरा मतलब उसमें एक मैकेनिज्म था पूरा। कहता अच्छा, नहीं नहीं सुजीत सर को बीच में मत लाओ यार। तो मैं ये कह रहा था आपको, सुनो, अरे चुप हो जाओ यार। तो मैंने उसको ना, मतलब मैंने कम से कम 5 साल उसकी लाइफ के ना
स्ट्रगल करते हुए देखा 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स उसने 2 करोड़ का एलिमनी दिया, तब जाके उसकी जान छूटी। वो बंदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। एक यातना है, मतलब आप बोल तो रहे हो कि पहले शादी की, फिर डाइवोर्स लिया, फिर वापस शादी की। इट इज अ थियोरेटिकल केस। नंबर 1, शादी करना इज वेरी मच इजी। 4 दोस्तों को इनवाइट करना है, और वो भी नहीं करना चाहते तो कोर्ट में जाइए, सिंपली सिग्नेचर होता है, हो गई शादी। बट आफ्टर दैट एक्चुअल जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। असली लाइफ जो होती है ना, वो उसके बाद शुरू होती है। अब वो 1-2 महीने में समझ आ जाता है दोनों पार्टी को, बोथ द पार्टीज इज, क्या होता है ना, पहले शादी के पहले इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो ठीक है, वो होनी चाहिए। बट द मोमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई तो डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो भैया अब या तो यू विल बी एडजस्टेबल पर्सनालिटी और यू विल नॉट बी एडजस्टेबल पर्सनालिटी। इफ बोथ द पार्टीज आर नॉट एडजस्टेबल देन इन दैट केस बोथ विल मूव टू द कोर्ट, है ना। तो ये कहना तो आसान है, बट इसको प्रैक्टिकली झेलना इज वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, खैर सजेशन तो तुम्हारी जनरेशन के लिए तो यही है कि बहुत वाइजली डिसीजन लो। इट्स अभी तो करियर का एज है, अगले 5 साल तो अपना करियर इतना स्ट्रांग बनाओ, है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंड मत हो। ठीक है, इसीलिए आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे कोर्सेज में भेज रहे हैं, आप पढ़ो पहले, है ना। और फिर जब ऐसा टाइम आ जाए तो कम से कम 20 बार सोचो, 20 टाइम्स। ये भाई साहब आदमी सही है ना, 20 बार सोचने के बाद फिर भी 6 महीने का टाइम लो, तब जाके कुछ करो। एनीवेज, क्या नहीं भाई, आप बीती बता रहा हूं। 3 साल लगाए मैंने, खूब दिमाग लगाया, खूब दिमाग लगाया, तब जाके डिसीजन लिया। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं डिसीजन लिया, ठीक है, चले करते हैं शादी। उसमें क्या है, आओ इधर। ओ टैक्स पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, ये एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, चलो आ जाओ इधर। मतलब मैंने मेरी एक्सपीरियंस में अभी तक ऐसा नहीं देखा कि मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की पहले शादी हुई, फिर डाइवोर्स हुआ, और फिर वापस से उनकी शादी हुई। इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल केस है ये एक। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल, Mrs. X started one business on 1st April 2024 with a capital of 5 lakh. On 10th April 24, Mr. X gifted a sum of 5 lakh to Mrs. X, which she invested in her proprietary business on the same day. Total profits previous year के अंदर कितना था? Amounted to 2 lakh. In this case, income from business shall not be clubbed in the hands of during the previous year 24-25, क्योंकि अमाउंट जो है वो 1 अप्रैल एक्चुअल में इन्वेस्ट कब, वो देखो बिजनेस तो ऑलरेडी चल ही रहा था ना, एग्जिस्टिंग बिजनेस था। अब इस बिजनेस का इनकम कब क्लब होगा मैं आपको बता देता हूं, 25-26 में क्लब होगा। कब क्लब होगा? 25-26 में। देखो उनका जो एक्चुअल में क्या है ना, ये अमाउंट जो है ना एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, तो अब जब अगले साल 1 अप्रैल 2025 को हम चेक करेंगे ना प्रीवियस ईयर में, तो हम इस अमाउंट को यहां कंसिडर करेंगे 5 लाख को। समझ आई बात? इधर हम इसको कंसिडर करेंगे, 24-25 में नहीं करेंगे। ठीक है, 24-25 में नहीं करेंगे इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप फर्म का केस है। अगर एक तो प्रोप्राइटरी बिजनेस का केस है, एक पार्टनरशिप फर्म का केस है, where any asset has been transferred by a person to his spouse without adequate consideration and such asset has been invested in a partnership firm.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। कारण बताता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है भाइयों, यहां पे मैंने शेयर इन प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, चलो बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि मैं यहां पे शेयर इन प्रॉफिट क्यों नहीं लिख रहा हूं। वाई आई एम सेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्लब्ड, क्योंकि वो पार्टनर के एंड में एग्जेम्प्ट होता है। शेयर इन प्रॉफिट तो एक्चुअली एग्जेम्प्ट इनकम है, ठीक है ना। कई बार बच्चे ना प्रो प्लेयर बन के सवाल पूछ लेते हैं, सर जी पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हुआ तो वहां से आने वाला प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट होता है, तो हम तो प्रॉफिट को क्लब कर ही नहीं रहे ना, सो वी आर टू गोइंग टू क्लब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोकस करके चलना है, कभी भी शेयर इन प्रॉफिट को क्लब नहीं करेंगे। किसको क्लब करेंगे, वो जानबूझ के देगा आपको, शेयर इन प्रॉफिट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, आपका क्लब क्या होगा सिर्फ और सिर्फ। अच्छा मैंने ये बताऊं यहाँ पे सैलरी क्यों क्लब नहीं किया, क्योंकि सर रेमुनरेशंस और ये सब जो होता है ना, ये सब की बात हम यहाँ नहीं करते हैं। ये सब में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लॉ में क्या लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। उसमें भी सेम रूल लगेगा, देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफर इन द फर्म एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द previous year out of the asset received from spouse for inadequate consideration divided by capital contribution of the transferee। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया, 25 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था और 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो अमाउंट ऑफ क्लबिंग आपको निकालने में आसानी हो जाएगी इसमें। तो पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लबिंग होगी, प्रोप्राइटरी बिजनेस में डाला है तो टोटल प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्लब हो जाएगा, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड बाय द स्पाउस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म क्लब नहीं हो सकता है, कारण बता देते हैं। अगर किसी आदमी को सैलरी मिली होगी तो भाई मेरी स्पाउस की सैलरी मेरी इनकम में क्लब नहीं हो सकती, उसका कारण है वो सैलरी उसने खुद की स्किल्स एंड एबिलिटीज से कमाई है, खुद की स्किल्स एंड एबिलिटी से उसको मिली है वो सैलरी, तो वो मेरी इनकम में कैसे जोड़ सकते हैं हम। और शेयर इन प्रॉफिट क्या होता है बाबू, एग्जेम्प्ट होता है। प्लीज एग्जाम्पल पढ़िएगा फटाफट से, अच्छे से पढ़िएगा और इसका क्रक्स निकालिएगा जल्दी पढ़िए।
बच्चों बात नहीं। ओए, हो गया? एग्जाम्पल रीड हो गया? चलो एक बार चेक करते हैं। पाजी सुनो ना यार, बाद में कर लेना बात इसके साथ। क्या क्या पढ़ा रहा है इनको? व्हाट यू रे देवा, इधर हटियो। हाँ, क्या सिखा रहा है? सीधा बैठ पहले, लेटा हुआ है। क्या ज्ञान दे रहा था? हैं? कुछ तो दे रहा होगा। क्या करोगे जान के? अच्छा। Mrs. X is a partner in partnership firm. Her capital in the firm on April 1, 24 was 15 lakhs. कितना? 15 lakhs. Mr. X gifted a sum of rupees 5 lakh to Mrs. X on 1st April 24, which Mrs. X invested in the partnership firm on very same day. Same day invest हो गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। पता नहीं क्या ही लिख रखा है। हाँ वही है। रिसीव्ड अ सम ऑफ 2 लाख एज इंटरेस्ट ऑन, मेरे लिए काम की चीज क्या है? 2 लाख। 5 लाख ऑफ एंड 10 lakhs एज अ शेयर इन प्रॉफिट। इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। इन दिस केस अमाउंट ऑफ 50,000 शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर and amount taxable in the hands of X shall be 6,50,000। कैसे कैलकुलेशन आया बताओगे क्या एक बार? कैसे आया? 2 लाख का इंटरेस्ट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? और टोटल कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ है? 20 लाख। और ये कितना? 5। कितना आएगा? 50,000 तो एक्स के इनकम में जाएगा, और 5 लाख तो उनका 1.5 लाख क्या होगा? इंटरेस्ट, और 5 लाख का सैलरी। 6.5 लाख मिसेस एक्स की इनकम में जाएगा, और 10 लाख जो है ना उस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल नहीं है। रीजन बीइंग वो 10(2) में एग्जाम्प्ट रहेगा। ओके, चलिए जी, कुछ केसेस हैं, आगे बढ़िए। अगला केस देखिए, एसेट सोल्ड बाय स्पाउस। तो जो एसेट है, मान लीजिए अगर वो सेल आउट हुआ होगा तो अगर कोई कैपिटल गेन आया होगा तो टैक्स होगा। मान लीजिए शेयर्स वगैरह हैं, या मान लीजिए डिबेंचर्स हैं, तो अगर आप उनको सेल आउट करते हो ना तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखो, वेयर पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू स्पाउस एंड फर्दर ट्रांसफर्ड या सोल्ड दिस एसेट, उन्होंने एसेट को फर्दर क्या करा, तो कैपिटल गेन अकरिंग टू स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफरर। मिसेस एक्स गिफ्टेड, सॉरी मिस्टर एक्स गिफ्टेड क्या? शेयर्स। इन्होंने क्या करा? बेच दिया। ऑन विच शी हैज अर्न्ड कैपिटल गेन ऑफ 2 लाख। सच कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 2 लाख शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर। अगर एसेट की फॉर्म को आपने चेंज कर दिया, मान लीजिए एसेट की फॉर्म चेंज करी, तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether the gifted asset is kept by the transferee in the same form or in any other form. Example, change in the form of asset would not have any implication on the application of clubbing. Example के तौर पे shares दिए गए थे और उसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर लिया गया। तो शेयर्स दिए गए थे, कन्वर्जन हो गया डिबेंचर में, तो शेयर से आने वाला था क्या? डिविडेंड, और डिबेंचर से आएगा क्या? तो कोई बात नहीं, डिविडेंड पहले क्लब होता, अब क्या क्लब कर देंगे, पक्की बात है। आगे देखना, क्लबिंग प्रोविजंस टू अप्लाई इन केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर और इनडायरेक्ट ट्रांसफर। क्रॉस और इनडायरेक्ट ट्रांसफर ये इंपॉर्टेंट केस है, पुराने टाइम में इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई थी
अमेंडमेंट का रीजन क्या था? अमेंडमेंट का रीजन ये था कि भाई दो लोग हैं ए और बी, तो ए का स्पाउस यानी कि ए के स्पाउस हो गए कौन? मिसेज ए, और बी के स्पाउस हो गए मिसेज बी। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनको कुछ भी देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, भाई आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। इन्होंने अलग रास्ता निकाला, इसने इसको भेजा, भाई अपने स्पाउस को तो नहीं दे सकते ना, किसी दूसरे के स्पाउस को तो दे सकते हैं। तो पहले तो ये जो क्रॉस बना, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया क्रॉस ट्रांसफर। कई बार चीजों को देख के नाम रख दिया जाता है ना, जैसे कहीं फवारा लगा है तो उसे फवारा चौक बोलने लग जाते हैं, है कि नहीं? तो ये एक्चुअली क्रॉस ट्रांसफर ऐसे ऐसे बना, क्रॉस ट्रांसफर। बोलो, तो इसको क्रॉस ट्रांसफर क्यों बोलते हैं, समझ आया? अब क्रॉस ट्रांसफर का इम्प्लीकेशन क्या है? देखो साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए की इनकम में मिसेस बी की इनकम को क्लब करेंगे, फिर लोग पूछेंगे रिश्ता क्या कहलाता है। तो सिंपल है, ऐसा करो भाई, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई केस पकड़ा तो सीधे सीधे जो मिसेस ए को मिस्टर बी ने दिया होगा वो किसकी इनकम में आ जाएगा, और जो ए ने दिया होगा मिसेस बी को वो किसकी इनकम में आ जाएगा। हम तो देखो भाई क्लबिंग करेंगे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, केशव जी मोरारजी वर्सेस सीआईटी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप इसको एग्जाम्पल को रीड करें, फटाफट बात को खत्म करें। अमाउंट टैक्सेबल 650 कैसे आया? इसका जवाब दिया तो मैंने अभी, इसका जवाब तो मैंने दे दिया, दोबारा देना है क्या? 5 लाख का सैलरी और 2 लाख में से 50,000 एक्स की इनकम में चला गया। अच्छा पहले लिखा था क्या वो? ठीक है, फिर ठीक है, ओके। हाँ भाई, अमन गिफ्ट एन एसेट ऑफ ₹50,000 to Raman's wife. Raman gift shares of a foreign company worth ₹50,000 to Aman's minor son. In this case, income from the asset transfer to Raman wife would be clubbed in the income of Raman, and dividend received by Aman's minor son on the shares gifted to him would be clubbed in the income of Aman. जब ये अमेंडमेंट आया था तब बड़ा इसका चर्चा हुआ था मार्केट में, बट इसका इंटेंट बहुत क्लियर था, ठीक है। और आपको दिख भी रहा होगा अटपटा सा क्लबिंग करा है, बट अब आप देखो ना यार, इस तरह मतलब ऐसे कौन करता है यार? दूसरे की बीवी को गिफ्ट कौन देता है इस तरीके से? है क्या मतलब? ये अपनी को तो दे नहीं पा रहे हो, दूसरे की को दे रहे हो, तो क्या मैटर है साहब? ये तो ये मैटर टैक्स चुराने का मसला है कुछ, तो इन्होंने रोका भी उसको, उसी तरीके से सख्ती से हैंडल किया इसको इन्होंने, ठीक है। चलिए आखिरी केस है, आखिरी केस है इनकम फ्रॉम अक्रूड एसेट्स। इनकम फ्रॉम अक्रूड एसेट और एसेशन ऑफ एसेट बोलते हैं इसको। सर असर्शन ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? पहले असर्शन का मतलब समझाते हैं हम आपको। हाँ सर, किसको? हाँ दोबारा बोलो, क्लबिंग में क्यों डाल रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तेरे सवाल अतरंगी होते हैं, सवाल ही गलत है आपका, पूछो क्यों। बेटा क्लबिंग का मतलब गलत इन द सेंस, मैं जवाब दूंगा इसका, बट थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करके सवाल पूछो ना। क्लबिंग का मतलब कोई हेड से थोड़ी है, क्लबिंग का मतलब कोई हेड से थोड़ी है। मान लीजिए शेयर्स से कोई इनकम आई तो डिविडेंड आया होगा, तो अदर सोर्सेज में जाएगा, आया ना? तो अल्टीमेटली क्लबिंग का मतलब तो इनकम को जोड़ने से है। अब वो जुड़ेगा कहां पे? तो जैसा इनकम का नेचर होगा, तो जिस सोर्स की इनकम जिस हेड में जाती होगी उसी हेड में तो जाएगी। मैंने हेड का जिक्र तो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना है कि भाई मैं मित्तल कॉमर्स क्लासेस में काम करता हूं, और मेरा मान लीजिए मित्तल कॉमर्स क्लासेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी के अंदर 25% शेयर्स मेरे नाम पे है मान लो,
तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अब कंपनी से मुझे जो रेम्युनरेशन मिलता है, मैंने वो रेम्युनरेशन मेरे स्पाउस को डाइवर्ट कर दिया और मैंने कहा कि आज से आप, मान लीजिए आप मुझे 5 लाख रुपए देते हैं, तो आप 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए मुझे दीजिए और 2 लाख रुपए मेरे स्पाउस को ट्रांसफर करिए। हाँ या ना? तो यार ये तो गड़बड़ है ना। स्पाउस का क्या लेना देना है कंपनी से? भाई या तो वो कंपनी में काम करती हो, कोई लेना देना नहीं है ना, उनको पेमेंट किस लिए जा रहा है? मेरे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की वजह से उनको पेमेंट जा रहा है। तो वो मेरी सैलरी में क्लब होगा कि नहीं होगा? वो हेड ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। हेड तो क्लियरली मेंशन है ना बेटा, तो इसलिए हेड पे तो कोई बात कर ही नहीं रहे हम। चलिए जी साहब, इनकम फ्रॉम अक्रूड एसेट्स या असर्शन ऑफ एसेट, इसका मतलब समझो पहले क्या है। कंपनी के ना, मेरे नाम पे एक कंपनी के 5,000 शेयर्स हैं और मैंने वो शेयर्स मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दिए और विदाउट कंसिडरेशन किए, कोई पैसे वैसे की बात नहीं हुई। 5,000 शेयर्स इनके पास चले गए। जैसे ही ये शेयर्स इनके पास गए, कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया 1:5 के रेशियो में। तो 1:5 बनेगा तो कितने शेयर्स बनेंगे? 1,000 शेयर कंपनी ने इनको अनाउंस कर दिए, बोनस मिल गया। टोटल शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? इन्होंने ये 6,000 शेयर्स आगे सेल कर दिए। क्या कर दिए? या मान लो सेल नहीं किए, रख लिए, तो जब बाद में कंपनी डिविडेंड देगी तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से डिविडेंड देगी। तो सवाल ये आया कि जो ये 5,000 है, ये तो ठीक है, ये तो रिकॉर्ड में है, लेकिन ये जो 1,000 बढ़ गया, इसे असर्शन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको? असर्शन ऑफ एसेट का नाम दिया गया। वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेयर अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट टू हिज स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड देयर इज एन असर्शन टू द सेड एसेट। एग्जाम्पल सेट करो दिमाग में। हो गया, इनकम फ्रॉम सच एडिशनल एसेट शैल नॉट बी, यानी कि अब या तो इससे कैपिटल गेन आएगा और या डिविडेंड आएगा। असर्शन से आने वाला इनकम क्लब नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स गिफ्टेड 100 shares of a domestic company to Mrs. X and Mrs. X received 50 bonus shares. In such case, dividend income या capital gain in respect of 100 original shares shall be clubbed in the hands of, लेकिन 50 का डिविडेंड और कैपिटल गेन X की इनकम में क्लब नहीं होगा। Where a person has transferred such asset without adequate consideration and income received from such asset is invested by the to earn fresh income, then such fresh income shall not be। एग्जाम्पल पढ़ लो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, रीड आउट करो, खुल जाएगा दिमाग आपका, एकदम बिल्कुल बढ़िया से खुलेगा। पढ़ लो। हो गया, रीड हो गया, समझ भी आ गया होगा। आगे देखना क्या लिखा है।
सन्स वाइफ का सेम केस है जो ऊपर पढ़ा है आपने, बस यहां पे क्लबिंग स्पाउस के एंड में ना होके इन लॉज के एंड में होगी, दैट्स इट। वेयर पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी, हेलो, उसमें और इसमें फर्क क्या है? वहां हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं था, यहां टू हिज और हर सन्स वाइफ without adequate consideration, clubbing provision would apply in the same manner as they apply in respect of asset transfer to asset should be transferred on or after, क्योंकि ये प्रोविजन कब आया था? फर्स्ट जून 1973। ठीक है, चलिए, एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, सीधी बात है, इनडायरेक्ट क्लबिंग होगा। where a person transfer any asset including house property to any person for the benefit of his or her for the benefit of his or her sons, clubbing provision would apply even in such cases. Income from asset shall be clubbed in the income of, the benefit can arise to spouse या sons wife, benefit direct भी हो सकते हैं और indirect भी हो सकते हैं, the benefit can be immediate और deferred, तुरंत भी बेनिफिट आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट का मतलब ये हो सकता है कि मिस्टर ए है, उनकी वाइफ है मिसेस ए, मिसेस ए, उनके एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर बी, तो ए ने मिस्टर बी को एसेट दिया और उनको कहा कि उसका जो रेंट है वो किसको दे दे? मिसेस ए को दे दे, है ना? ऐसे कर दिया, मान लो अरेंजमेंट कुछ ऐसा बना दिया। या ऐसा हो गया कि भाई मिस्टर बी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो उस हाउस प्रॉपर्टी को इनको रेंट पे दे दें, ऐसा भी हो सकता है। तो बेनिफिट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है और डेफर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट केस है माइनर चाइल्ड, ऑलरेडी निपटा चुके हो आप इसको, बोलो हाँ या ना? आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज रेमुनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम a concern in which spouse has substantial interest। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं 2 मिनट में। आप एक बार ये रीड करो, मैं अभी आया 1 मिनट में, इसका रीडिंग लगाओ आप, क्लबिंग के रूल का।
सुनो अब इस पे आओ जरा, जो निपटाने वाला केस है ना उसको समझो, ये वाला मैटर समझो। ये वैसे मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, बट रीड कर लो बस एक बार। द प्रोविजन is applicable if following conditions are satisfied. And what are the conditions जो satisfy होंगी? So पहला condition जो satisfy करना है आपको वो है remuneration is received by person from a, such remuneration can be in the form of salary, commission, fee, etc. कुछ भी हो सकता है। Such person does not have any technical और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब किसी डिग्री से नहीं है, और मजे की बात किसी मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी से नहीं है। टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वुड आल्सो इंक्लूड एक्सपीरियंस, किसी फील्ड में किसी को एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज और नेचुरल टैलेंट है तो भी काउंट किया जाएगा, विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री, विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री। और ये जजमेंट है किसका? ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इन CIT वर्सेस बत्ता कल्याणी। द स्पाउस ऑफ सच पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंसर्न, जहां से पेमेंट आया है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है या तो उनके प्रॉफिट में आपका 20% शेयरिंग हो, या उनकी कैपिटल का 20% से ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास हो। ठीक है। स्पाउस कैन हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ईदर इंडिविजुअली along with any relative, ऐसे भी हो सकता है कि भाई या तो इंडिविजुअली हो या किसी भी रिलेटिव के साथ हो। रिलेटिव में यहाँ पे वाइफ हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, और कोई भी एसेंडेंट या डिसेंडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिसेज एक्स होल्ड 15% ऑफ शेयर्स इन XYZ लिमिटेड एंड हर ब्रदर होल्ड 7% ऑफ शेयर्स, तो 15 + 7 22 हो गया। तो इस पर्पज के लिए मिसेज एक्स वुड बी डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन XYZ लिमिटेड। इफ ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, तो जो रेम्युनरेशन मिला है फ्रॉम द कंसर्न इज टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द स्पाउस विच इज सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड इन द कंसर्न। मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि भाई मान लो मेरा 25% शेयर कैपिटल पे कंट्रोल है, वहां से 3 लाख रुपए मेरे को आए, 2 लाख रुपए उनको आए, तो वो 2 लाख रुपए बिना किसी बात के आए, तो वो 2 लाख रुपए भी किसकी इनकम में जोड़े जाएंगे? मेरी ही इनकम में जोड़े जाएंगे। डन? बोलो। और एग्जाम्पल पढ़ो फटाफट, फटाफट एग्जाम्पल पढ़ो जल्दी से। Mr. A is not a professionally and technically qualified person. He has received remuneration of rupees 5 lakh during the previous year 24-25 from XYZ and company, a partnership firm in which Mrs. A has a profit share of 35%. In this case, remuneration of 5 lakh received by A shall be clubbed in the income of Mrs. A. However, if Mr. A would have been professionally and technically qualified or equipped, clubbing provision applicable नहीं होंगे। Done? यानी कि इट इज डिपेंडिंग ऑन द अजम्पशन। इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई केस आया और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए वहां पे कुछ लिखा नहीं गया, तो अज्यूम कर लीजिएगा कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। ठीक है। अच्छा, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न एंड बोथ आर इन रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय द वे ऑफ सैलरी एक्सेट्रा फ्रॉम द सेड कंसर्न एंड बोथ ऑफ देम डोंट पोजेस any technical professional qualification, such income will be included in the hand of that spouse whose total income excluding such income is higher। तो माइनर चाइल्ड वाला थोड़ा फ्लेवर डाल दिया इधर। सेक्शन 64(2) नॉट एट ऑल एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, रीड आउट करके छोड़ दो। कन्वर्जन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इनटू कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी बना दी। ठीक है। तो if any member of HUF has gifted any asset to HUF, income from such asset shall be clubbed in the income of such member in the manner given below। पहला, partition of HUF has not taken place, HUF का partition हुआ नहीं है, और एक HUF का partition हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे partition नहीं हुआ है
तो वो जो गिफ्ट हुआ है ना, उससे पूरा का पूरा इनकम किसके एंड में क्लब होगा? इनकम ऑफ द एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज अ मेंबर ऑफ HUF, ABC HUF. He has gifted a sum of 5 lakh to ABC HUF. Such sum is invested by HUF in securities. जहां से इनकम कितनी आई? Has been earned. Such income shall be clubbed in the income of Mr. सीधी बात, मिस्टर ए की इनकम में क्लब हो जाएगी. अगर HUF का पार्टीशन हो चुका है, डिवीजन हो चुका है, तो क्या होगा? Only that portion of income shall be clubbed in which relate to the part of asset received by the spouse, so transfer on the partition of HUF. Example, Mr. A is a member of same HUF, gifted a sum of 5 lakh to ABC HUF. Such sum is deposited in a bank 15% के इंटरेस्ट रेट से. HUF डिपार्ट हुई, भाई डिवाइड किया गया उसको, और मिसेज एक्स को कितना मिला? 3 लाख रुपए मिला. मिसेज एक्स को कितना मिला? 3 लाख रुपए मिला. भाई देखो, HUF का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? HUF का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सीधा होता है. 2 तरीके की HUF होती है, एक मिताक्षरा सिस्टम में होती है, एक दयाभागा सिस्टम में होती है. एक में फीमेल मेंबर्स, फीमेल लोगों को क्या माना जाता है? मेंबर माना जाता है, और एक में नहीं माना जाता है. ऐसा होता है. तो जो डॉटर्स होती हैं घर में, वो एक्चुअल में क्या है, शादी के बाद दूसरी फैमिली में चली जाती हैं, तो वो HUF की मेंबर नहीं रहती. लेकिन जो शादी करके घर में आती है, वो क्या हो जाती है? मेंबर बन जाती हैं. तो इसलिए ये यहाँ पे शेयर जो है ना, वो उस स्पाउस को जा रहा है, ध्यान रखना. इन सच केस इनकम ऑफ 45,000 यानी कि 3 लाख का 15% क्लब हो जाएगा किसके एंड में? क्योंकि ए ही वो पर्सन था जो ट्रांसफरर था. तो पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन में जब HUF का डिवीजन हुआ होगा तो उनको पैसा मिला होगा, तो वो पैसा एक्चुअल में क्या किया गया होगा? ऐड किया गया होगा. इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, उसको क्लब कर दिया. ये चैप्टर आपका यहाँ पे होता है खत्म. सेक्शन 65 रीड करने वाली बात है, रीड करके छोड़ दो. इफ, अरे रुक जाओ तो खत्म तो होने दो. इफ एनी पर्टिकुलर इनकम ऑफ वन पर्सन हैज बीन क्लब्ड in the income of second person, but tax cannot be recovered from the second person, उससे रिकवरी नहीं हो पाई, then income tax authority can demand the tax from the first person only to the extent his income was clubbed in the income of the second person. पता नहीं क्या ही कह रहा है, एग्जाम्पल पढ़ लो, समझ में आएगा आपको. पढ़ लो एग्जाम्पल. कौन भेजता है शेड्यूल आपको? DI34. हाँ जी. मिस्टर ए गिफ्टेड अ सम ऑफ 10 lakh to Mrs. A, from which an income of 1,20,000 has been earned. Mr. A has total income of 40 lakhs before the clubbing of the income. Mr. A has got bored with Mrs. A and he has to Mauritius with the sister of Mrs. A. मैंने इसीलिए कहा था रीड करके छोड़ दो. अब मोया तो भाग गया नहीं, और साथ में बहन जी को भी ले गया. आगे देखो क्या लिखा है. फॉर स्पेंडिंग हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ देयर, इन दिस केस इनकम टैक्स अथॉरिटी may demand tax from, but such demand should not exceed the differential amount of tax that would have been payable on the clubbed income of rupees 1,20,000. इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं एग्जाम से इस बात का, ठीक है. हाँ भाइयों, बात नहीं, प्लीज बात नहीं करनी है. बेटा भिजवा दिए मैंने. चैप्टर यहां पे होता है समाप्त आपका. क्या क्या बोल रहे हो? क्या कह रहा है? आवाज तो आ रही है, कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है.
चलो कोई नहीं, इधर देखो, घर जाके ना इसमें मॉड्यूल 2 जो है ना आपका, ये यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। भाइयों बात नहीं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, देखना आप कर पाओगे क्या। फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा हैज 4 माइनर चिल्ड्रन, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं। एनुअल इनकम of 2 daughters 9,000 4,500 and son were 62 and 43 respectively. Daughter who has income of 4,500 was suffering from a disability specified under section 80U. इसका इनकम क्लब नहीं होगा। Compute the income earned by minor child is to be clubbed in the hands of Sharma, assuming that he has exercised the option of shifting out. ऑप्शन शिफ्ट आउट कर जाएगा तो 1500 का एग्जामिशन भी मिलेगा। कैलकुलेट करके दीजिए फटाफट। 1500 पर चाइल्ड, तो जितने बच्चे हैं उनका मिलेगा, लेकिन जिसकी इनकम क्लब नहीं होगी उसका एग्जामिशन भी नहीं मिलेगा। आ जाइए प्लीज, सीधा है ना, सीधा सीधा आंसर है। बोर्ड पे देखो, हेलो आंसर चेक करो। नहीं मतलब न्यू वाले में गवर्नमेंट ने थोड़ा कंजर्वेटिज्म रखा है, नहीं मिलता। रीड करो भाई। पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, second question. During the previous year 24-25 following transaction occurred in respect of Mr. A. पहला ट्रांजैक्शन रीड करो। Mr. A had a fixed deposit 5 lakh in a Bank of India. He instructed the bank to credit the interest on deposit 9% इस डेट से इस डेट तक का of Mr. B, son of his brother, to help him in his education. इनकम की क्लबिंग है या एसेट की क्लबिंग है? अनकंडीशनल क्लबिंग होगी, 45,000 पूरा क्लब हो जाएगा। इतना ही था बस, इससे ज्यादा नहीं। मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। मिसेस ए को वहां से कमीशन मिला 25,000 रुपए का फ्रॉम द फर्म फॉर प्रमोटिंग द सेल ऑफ द फर्म। मिसेस ए पोजेस नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इससे कोई मतलब नहीं है साहब, काम के लिए मिल रहा है ना कमीशन, तो कोई क्लबिंग नहीं होगी। Mr. A gifted a flat to Mrs. A during the previous year. Mrs. A's income from the house property was 52,000 from such flat. क्या होगा? क्लबिंग होगी, लेकिन सेक्शन 27 में ऑलरेडी क्लबिंग हो चुका होगा, वहीं पे क्लबिंग होगा ना 27 में। Mr. A gifted 2 lakh to his minor son who invested
the same in a business and he derived income of 20,000 from investment. क्या करोगे? बिल्कुल. Mr. A's minor son derived an income of rupees 20,000 through a business activity involving application of his skills and talent. नहीं होगी क्लब, ये क्लब नहीं होएगा. आगे कह रहे हैं वो during the year Mr. A got a monthly pension of 10,000 and he had no other income. Mrs. A received salary 20,000 per month. इनकम किसकी इनकम में क्लब करोगे भाई? माइनर चाइल्ड की क्लबिंग किसकी इनकम में करोगे? मम्मी या पापा? जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में क्लबिंग होगी. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए. हो जाएगा क्या आपसे? घर पे कर लीजिएगा. थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में आ सकता है. कर पाओगे? एक बार 4 भी रीड कर लो फटाफट से. 4 भी रीड कर लो एक बार. 3 और 4 दोनों को रीड कर लो. ये दोनों होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, वो करके आना. डन. इधर हमारा कैपिटल गेन पेंडिंग है ना, और इधर इसमें एक लेक्चर लगना है आपका. लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 9. मोस्टली चीजें हो चुकी हैं इसकी. अब आप अपनी थोड़ी बैक काउंटिंग शुरू कर दो इस वाले की, अपनी नहीं, सिलेबस की. यहां पे एक लेक्चर लगेगा, ठीक है. यहां पे 2 क्लास लगेंगे, तो कितना? 1 मतलब 2, 3 और एक उधर 4. हाँ बेटा, कैपिटल गेन में जो लगेगा वो देखेंगे. 1 मिनट रुक जाओ, इधर देख लेते हैं और क्या बचा है. इस वाले पोर्शन में क्या बचा है? एक टॉपिक बचा होगा शायद, यही बचा है. तो 2 क्लासेस मान लो यहाँ पे आप. 6 क्लासेस लगेंगी अभी इसमें. तो पहले इन सबको निपटाया जाएगा, ठीक है. हाँ, कैपिटल गेन रोक लेते हैं अभी, तो बाद में कर लेंगे. मतलब दो तरीके हैं हमारे पास. सो वी हैव 2 ऑप्शंस. हम लोग कैपिटल गेन तो एक हेड है ना, तो वो तो हम शुरू कर सकते हैं, तो उसको हम शुरू कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट पहले अपन इसको निपटाएंगे, क्योंकि 2 क्लास का ही काम है ना, ये 2 क्लास का मैटर है, तो इसको तो निपटाना ही है पहले, ठीक है. क्योंकि उसके अलावा तो फिर आप ऐसे मान लो कि छोटी छोटी बातें हैं वो, तो वो तो आप चैप्टर के साथ साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है. सैलरी में बताया था, भूल गए होंगे आप.